माँ की अहमियत। शादी के कुछ सालों बाद ही जया के पति अभिराज की मौत हो जाती है। जया अकेले ही अपने तीन तीन बच्चों का भरण पोषण करती है। पति की मृत्यु के बाद वो न सिर्फ घर बल्कि बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए बाहर की जिम्मेदारियां भी उठाती है। लेकिन बच्चों को अपनी माँ की जरा सी भी कद्र नहीं होती। माँ, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। मेरा टिफिन बॉक्स कहाँ है? माँ, मुझे मेरे जूते नहीं मिल रहे, लाकर दे दो ना। ये रहा तुम्हारा टिफिन और वो पड़े सामने तुम्हारे जूते। मम्मी, आपने मेरा स्कूल बैग कहाँ रखा है? पूरे घर में देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा। तेरे रूम की अलमारी में ही पड़ा है, देख ले जाकर। किसी तरह जया अपने तीनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है, जिसके बाद वो घर चलाने के लिए सिलाई मशीन का काम शुरू करती है। सुबह शाम वो खुद भी एक मशीन की तरह काम में लगी रहती है। शाम में, मम्मी, कल हमारे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। आप प्लीज पिछली बार की तरह इस बार भी गंवार बनकर मत आना। मेरे सभी दोस्त हंसते हैं मुझ पर। और हाँ माँ, वहाँ ना थोड़ा ढंग से बोलना। लास्ट टाइम आपने हमारी नाक कटवा दी थी। बच्चों के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर जया के दिल के 100 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अब चलो, खाना तैयार है। कुछ साल बाद, समय के साथ साथ जितनी तेजी से जया के बच्चे बड़े होते जाते हैं, ठीक उतनी ही तेजी से वो अपनी माँ की अहमियत भूलते चले जाते हैं। उनके लिए जया अब केवल उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाली निर्जीव मशीन बन चुकी थी। माँ, मुझे एक फ़ोन चाहिए, आप कब तक ला कर दोगे? बेटा, इस साल रुक जा, मैं अगले साल पक्का तुझे एक फ़ोन ला कर दे दूंगी। नहीं, मुझे अभी चाहिए। पापा होते तो मेरे बोलने से पहले ही मुझे फ़ोन ला कर दे देते। सुरेश की ये बातें सुनकर जया चौंक जाती है। वो तुरंत अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालकर सुरेश को देती है। अब तो तुझे अपने पिता की कमी महसूस नहीं होगी ना? सुरेश कुछ कहता, इतने में ललिता और अमर वहां आ जाते हैं और कहने लगते हैं, हमारी ज़रूरतों का क्या मम्मी? हमें भी तो चाहिए। हमारी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं, उन्हें कौन पूरा करेगा? हाँ माँ, आप ना हमें अच्छे कपड़े देती है, ना ही खाना। भला ये जीना भी कोई जीना है? ये सब सुनकर जया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब जया अपनी बच्चों की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात काम पर लगी रहती। बच्चों के लिए खाना कम ना पड़े, इसलिए जया ने दिन में सिर्फ एक ही टाइम रोटी खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जया की हालत भी बिगड़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है। मम्मी, मुझे कॉलेज में एडमिशन के लिए 75,000 रुपये चाहिए। बेटा, इतने महंगे कॉलेज में पढ़ना ज़रूरी है क्या? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता। मेरी सारी फ्रेंड्स उसी कॉलेज से पढ़ रही हैं, इसलिए मुझे भी वहीं पढ़ना है। ललिता की जिद के आगे जया अपना माथा टेकते हुए पास पड़े पर्स को टटोलती है, जिसमें एक फूटी कौड़ी नहीं होती। मेरे पास अभी एक भी रुपया नहीं है, तू शाम तक इंतज़ार कर, मैं पैसे की व्यवस्था करती हूँ। ठीक है। इतना कहकर ललिता अपने रूम में चली जाती है। शाम तक जया जैसे तैसे 75,000 रुपये का भी बंदोबस्त कर लेती है। लेकिन तभी, मम्मी बाहर आना ज़रा, देखो मैं अपने साथ किसे लेकर आया हूँ। जया बाहर आती है। ये कौन है बेटा? ये सुहानी है माँ, मेरी कॉलेज की फ्रेंड। अब हमने शादी कर ली है। क्या? तूने शादी कर ली और तू मुझे अब बता रहा है? माँ, आपको पहले बताकर होता भी क्या? वैसे भी आपके पास तो कभी पैसे ही नहीं होते, इसलिए हमने मंदिर में शादी कर ली। वाओ भाभी, आप कितनी सुंदर लग रही हो। भाई, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। अमर,
तूने इस तरह चोरी छिपे शादी करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हमें नहीं तो कम से कम लड़की के घर वालों को तो बताना चाहिए। मैंने घर में बताया था आंटी जी, पर क्या है ना, मेरे घर वाले बहुत करोड़पति हैं। आप लोगों के कपड़ों से अच्छे तो हमारे घर के नौकरों के कपड़े होते हैं, इसलिए वो कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होते, तो हमें भागकर शादी करनी पड़ी। सुहानी, तुम थक गई होगी ना, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। ललिता भी उनके पीछे पीछे रूम में जाती है। भाभी, आपकी ये सैंडल तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, क्या आप मुझे दे सकती हैं प्लीज? अमर, ये किस तरह के लोग रहते हैं तुम्हारे घर में? सब भिखारी है क्या यहाँ पर? अरे नहीं नहीं सुहानी, ऐसी बात नहीं है। ललिता, तू अपने रूम में जाना। ललिता मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। अमर, तुम्हारे घर में एसी नहीं है क्या? मैं कैसे रहूंगी इस झोपड़ी में, वो भी बिना एसी के? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं आज ही मम्मी से बोलकर हमारे रूम में एसी लगवाने के लिए बात करता हूँ। अमर जया के पास जाता है और उसे घर में एसी लगवाने की बात करता है। एसी के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अपनी बीवी से बोल वो थोड़ा एडजस्ट कर ले। माँ, वो बहू है इस घर की और उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। आप कल तक कुछ भी करके मेरे रूम में एसी लगवा दीजिए। अगले दिन, माँ, मेरे ऑफिस में सोनाली नाम की एक लड़की है जो मेरी सीनियर भी है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बेटा, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है जो किसी से भी कर लो। शादी हमेशा अपने बराबर के लोगों से करनी चाहिए। अमर को ही देख ले, सुहानी से शादी तो कर ली, लेकिन अब उसके खर्चे उठाने कितने भारी पड़ रहे हैं। नहीं माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सोनाली से। सही बोल रहे थे भाई, आपको बताने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो मैं भी भाई की तरह ही मंदिर में शादी कराता। एक बार और सोच ले बेटा, कहीं बाद में पछताना ना पड़ जाए। मैंने सोच लिया है माँ, मुझे सिर्फ सोनाली ही चाहिए। सुरेश की बातें सुनकर जया उसकी शादी के लिए मान जाती है और उनकी शादी करा देती है। जया ललिता के लिए भी एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करा देती है। एक सप्ताह बाद, जब तुम्हारी औकात ही नहीं थी तो मुझसे शादी ही क्यों की फिर, गरीब भिखारी कहीं के? सुहानी, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे ऐसे बातें नहीं कर सकती। पति हो तो क्या माथे पर ठप्पा लगाकर घूमो? मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद तुम इतना बदल जाओगी। पता तो मुझे भी नहीं था कि तुम इतने ज्यादा फकीर होंगे, वरना मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। 2 रुपए तक तो कमाए नहीं जाते तुमसे, हमेशा अपनी माँ के आगे हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हो, जाहिल इंसान। बस बहुत हो गया सुहानी, अब तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। पति हूं मैं तुम्हारा। पति हो ना तो जाओ, मेरे लिए वो हार खरीद कर लाओ जो मैंने तुमसे शादी से पहले कहा था खरीदने के लिए। सुहानी, तुम जानती हो ना, वो हार 90,000 का है। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बस वो हार चाहिए। अगर कल तक तुम वो हार नहीं लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इतना कहकर सुहानी वहां से चली जाती है। जया उनकी सारी बातें सुन लेती है। सुहानी और सोनाली, कहाँ हो तुम दोनों? मैं जरा किसी काम से बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों घर को संभाल लेना और सबके लिए खाना बना देना। मैं खाना नहीं बनाने वाली, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। और मुझसे तो उम्मीद ही मत कीजिएगा, पता नहीं किस घर में आकर फंस गई मैं। इससे अच्छा तो मैं कभी भी सुरेश के साथ शादी ही ना करती। अच्छा ठीक है, फिर तुम दोनों बाहर से कुछ ऑर्डर कर देना। मैं सिर्फ अपने लिए ऑर्डर करूंगी खाना। और मैं भी, आप अपने बेटे से बोल देना कि वो बाहर से ही खाकर आ जाए। अरे पर वो तुम दोनों के पति हैं। पति है तो क्या हुआ,
आज तक दिया ही क्या है उसने मुझे, इस छोटे से मकान में लाकर पटक दिया बस। जया निराश होकर वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद अमर और सुरेश भी घर पहुंच जाते हैं। माँ बहुत भूख लग रही है, खाना दे दो। तुम्हारी माँ घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो कहाँ गई है? तुम्हारी माँ हमें कौन सा कहीं बता कर जाती है। माँ आजकल बहुत लापरवाह हो गई है, समय पर खाना तक नहीं मिलता अब हमें। इतने में ही जया भी घर पहुंच जाती है। माँ कहाँ थी आप अभी तक? खाना क्यों नहीं बना घर पर? मैं सोनाली और सुहानी से बोलकर तो गई थी कि कुछ बना ले तुम लोगों के लिए। क्या माँ, आपके होते हुए हमारी बीवी क्यों बनाएगी खाना? आप आज जानबूझकर घर से बाहर गई थी ना, जिससे हम परेशान हो जाए। नहीं नहीं बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? मैं तो बाहर किसी जरूरी काम से गई थी। अगर आपका जरूरी काम हो गया हो तो प्लीज हमारे लिए कुछ बना कर ले आओ, बहुत भूख लगी है। तुम पूछोगे नहीं बेटा, मैं किस काम के लिए गई थी बाहर? मुझे आपसे क्या मतलब, अब कुछ भी करे कहीं भी जाइए, बस आगे से खाना ना टाइम पर बन जाना चाहिए। अपने बच्चों के मुंह से इस तरह से ये सब सुनकर जया बहुत दुखी हो जाती है। वो उनके लिए खाना बनाने चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब जया 80 की हो चुकी होती है। वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाती। अमर, अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारे पास ना अच्छे पैसे हैं और ना ही अच्छा मकान, ऊपर से वो बुढ़िया अलग मुसीबत है। मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हूँ, इसलिए मैं तो कहीं भी आराम से सेटल हो सकती हूँ। तुम देख लो अपना। सोनाली, ऐसा मत बोलो प्लीज। जैसा तुम कहोगी ठीक मैं वैसा ही करूँगा, पर प्लीज तुम ऐसे जाने की बात मत करो। वहीं सुरेश और सुहानी भी उनके कमरे में पहुंचते हैं। इन सब की जड़ ना मम्मी जी है। अब मैं भी उन्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारा दिन बिस्तर पर बैठी रहती है। मुझसे उनकी अब और सेवा नहीं होगी। तुम ठीक कहती हो सुहानी, माँ के कारण ही रोज घर में क्लेश होता है। लेकिन हम माँ का करें तो क्या करें? हम एक काम करते हैं, माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो वो वहाँ खुश और हम यहाँ खुश। जया अपने बच्चों की सारी बातें सुन लेती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में जया के दोनों बेटे और बहू भी उसके रूम में पहुंच जाते हैं। माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा। माँ, हम चाहते हैं कि आप वृद्धाश्रम चले जाओ। हाँ माँ, आपकी वजह से हमारी पत्नियां भी खुश नहीं है, इसलिए आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैंने कब मना किया है किसी बात के लिए? इतना कहते ही जया बिना अपना सामान लिए वहां से चली जाती है। अमर और सुरेश भी जया को नहीं रोकते। कुछ महीने बाद, अमर, घर के काम के लिए एक नौकरानी रख दो, मुझसे नहीं होता ये सब। सुहानी, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, तुम नौकरानी की बात करती हो? तो ठीक है, खुद कर लो अपना काम। मैं तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं बनाने वाली और ना ही तुम्हारे कपड़े धोऊंगी। सुहानी, अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? मैं कोई नौकरानी हूँ जो तुम्हारे घर के सारे काम करूं? अरे, ये तुम्हारा भी तो घर है, और फिर माँ भी तो काम करती थी ना, तो क्या वो घर की नौकरानी हो गई? माँ, वो सिर्फ कहने के लिए माँ थी तुम लोगों की, हैसियत तो किसी नौकर से कम नहीं थी। सुहानी की बातें सुनकर अमर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उधर सुरेश और सोनाली के बीच भी मनमुटाव शुरू हो चुका था। सुरेश, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। मैंने तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। और तुम्हारे कारण मैंने माँ को घर से निकाल दिया, और अब तुम ऐसा बोल रही हो? तो कौन सा महान काम किया है तुमने अपनी माँ को घर से निकाल कर? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, 9 महीने तुम्हें अपने गर्भ में पाला,
उसके अंतिम पलों में तुमने उसे ही घर से निकाल दिया। अरे जो इंसान अपनी माँ का सगा नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। ऐसे ही रोजाना इनकी आपस में लड़ाई होती रहती। कुछ ही दिनों बाद अमर और सुरेश से तंग आकर उनकी पत्नियां घर छोड़कर चली जाती हैं। अब अमर और सुरेश अकेले पड़ जाते हैं। इस दुख की घड़ी में उन्हें अपनी माँ याद आती है, जिसे वापस लाने वे वृद्धाश्रम जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, कर्म लौट कर जरूर आते हैं। उसी तरह जिन पत्नियों की खातिर उन्होंने अपनी माँ को ठुकराया था, आज उन्हीं पत्नियों ने उन्हें भी ठुकरा दिया और वृद्धाश्रम में उन्हें उनकी माँ भी वापस नहीं मिली। सुमित्रा अपने बड़े बेटे आनंद, छोटे बेटे नील और बड़ी बहू कविता के साथ रहा करती थी। सुमित्रा की बड़ी बहू कविता बहुत ही तेज और चालाक थी। जब से कविता बहू बनकर आई थी, मानो तब से पूरा घर उसी के हिसाब से चल रहा था। छोटा बेटा नील बहुत भोला भाला था, इसलिए सुमित्रा को हमेशा अपने छोटे बेटे की चिंता सताती थी कि कहीं किसी दिन उसके भाई भाभी उसे लूट कर ना खा जाए। ऐसे ही एक दिन, भाभी 2 रोटी देना। माफ करना देवर जी, पर अब आपको रोटी नहीं मिलेगी क्योंकि 15 तारीख हो चुकी है। अब तक आपने अपनी सैलरी मेरे हाथों में नहीं दी और आपको याद है ना कि हर महीने आपको अपनी कमाई का 50% मुझे देना होता है। मुझे सब याद है भाभी, पर अब तक सैलरी ही नहीं मिली। बड़ी बहू, मैं तेरी सारी चालाकियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू मेरे बेटे के भोलेपन का फायदा उठा रही है। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? भला मैं क्यों देवर जी के भोलेपन का फायदा उठाऊंगी? देवर जी, अब आप ही बताइए, अकेले आपके भैया क्या क्या करेंगे? और आपने ही तो अपने भैया से कहा था ना कि आपकी हर चीज पर उनका बराबरी का अधिकार है। पर मेरे बेटे ने कभी यह नहीं कहा था कि खाने पर भी उसके भाई का अधिकार है। अगर वो सैलरी नहीं देगा तो क्या तू उसे पेट पर खाना भी नहीं देगी? भूल मत बहू, तेरे ससुर मरते हुए सब कुछ दोनों भाइयों में बराबर बांट कर गए हैं। इसी बात का तो दुख है। माँ जी, आपको क्या लगता है मैं देवर जी का हिस्सा खा रही हूँ? अगर ऐसा है तो मैं आज ही आनंद जी के साथ ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। हाँ। इस तरह से कविता रोने का नाटक करने लगती है। उसे रोता देख नील से रहा नहीं जाता और वो कहता है, माँ तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? वैसे भी अब मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भर चुका है, चलता हूँ भाभी। इस तरह से नील ऑफिस के लिए निकल जाता है। बहू की चालाकी देखकर सुमित्रा की चिंता बढ़ने लगती है। अब ऐसे ही एक दिन सुमित्रा मार्केट सब्जी लेने जाती है, जहाँ उसकी नजर पूर्वी नाम की एक लड़की पर पड़ती है, जो अकेले ही सिलेंडर लेकर अपने घर जाती है और सिलेंडर रखकर तुरंत बाहर आती है और गरीबों की मदद करने लगती है। ये देखकर सुमित्रा मन ही मन बोलती है, ये लड़की ठीक वैसी ही है जैसी मुझे अपने नील के लिए चाहिए। अब यह लड़की बनेगी मेरे घर की छोटी बहू। इस तरह से अब बहुत जल्द सुमित्रा अपने छोटे बेटे नील की शादी पूर्वी से करवा देती है। पूर्वी एक समझदार और होशियार लड़की थी, इसलिए जब से पूर्वी घर में आई तब से कविता की सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाती है। ऐसे ही एक दिन नील सैलरी लेकर आता है और अपनी सैलरी का 50% हिस्सा लेकर अपनी भाभी के पास जाने लगता है। ये देखकर पूर्वी कहती है, नील जी ये क्या, आपने अपनी सैलरी का 50% माँ जी को दे दिया और 50% जिठानी जी को देने जा रहे हैं। आपने अपने लिए तो कुछ रखा ही नहीं। हाँ पूर्वी, क्योंकि पिताजी ने जाने से पहले इस घर की जिम्मेदारी मुझे और भैया को सौंपी थी। भैया अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, हमेशा मैं ही कमजोर पड़ जाता हूँ। बस इसीलिए मैं अपनी कमाई का 50% हर महीने भाभी को दे देता हूँ, ताकि वो घर की देखरेख और माँ की देखभाल अच्छे से कर सके। इतना बोलकर नील वहाँ से चला जाता है, परंतु ये सब कुछ सुमित्रा देख लेती है और नील के जाते ही सुमित्रा पूर्वी के पास जाती है और उससे कहती है, बहू, नील बहुत भोला और मासूम है। वो अपने भैया भाभी की चालाकियों से अनजान है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो तेरे जेठ जेठानी एक दिन तुम्हें लूट कर खा जाएंगे। अगर ऐसा है माँ जी, तो अब जेठानी जी के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं।
अब वो नील जी को और बेवकूफ नहीं बना सकती। इतना बोलकर पूर्वी और सुमित्रा कविता के पास जाते हैं, जहाँ कविता नील की सैलरी लेकर बड़े मजे से गिन रही थी। कविता पैसे गिन रही होती है कि तभी पूर्वी आकर उसके हाथ से पैसे छीन लेती है और कविता से कहती है, माफ करना जेठानी जी, पर इस घर में हर चीज पर हम दोनों का बराबर हक है और ये सैलरी तो मेरे पति की है, तो इस पर तो पूरा अधिकार मेरा है। शायद तुम्हें कुछ पता नहीं है पूर्वी। देवर जी, आपने अपनी धर्मपत्नी को कुछ बताया नहीं है क्या? मुझे सब पता चल चुका है जेठानी जी, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। और वैसे भी जब घर की हर चीज पर दोनों भाई का बराबर का अधिकार है, तो हर चीज नील ही क्यों करे? जेठ जी भी तो अपनी सैलरी का 50% देंगे ना, और अब से नील जी आपको अपनी सैलरी का 1% नहीं देंगे। अब से नील और जेठ जी दोनों अपनी सैलरी का 50% माँ जी के हाथ में देंगे। क्यों नील जी, मैं सही कह रही हूँ ना? इस तरह से पूर्वी अपने पति की सैलरी का 50% और साथ में अपने जेठ जी की सैलरी का भी 50% अपनी सास के हाथ में थमा देती है। ये देखकर सुमित्रा को बहुत खुशी होती है और वो मन ही मन कहती है, मेरी बहू किसी लड़कों से कम नहीं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, परंतु पूर्वी देखती है कि कविता घर का कोई काम नहीं कर रही। घर का सारा काम सासू माँ ही कर रही है और इसलिए रात के खाने के टेबल पर पूर्वी कविता को खाने के लिए कुछ नहीं देती। ये देखकर कविता भड़क जाती है और कहती है, पूर्वी, ये क्या बदतमीजी है? घर में सबके लिए खाना बना है सिवाय मेरे और आनंद जी को छोड़कर। जेठानी जी, लगता है आप कुछ भूल रही हैं। शायद आपको याद नहीं है, आपने खुद कहा था कि घर में जो काम करेगा उसी को खाने को मिलेगा। इसलिए तो नील जी भी मेरे आने से पहले अपना सारा काम खुद करते थे। और बेचारी माँ जी, वो तो अब तक घर का काम कर रही है। बस एक आप ही है इस घर में जो मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं। क्या कहा तुमने? जेठानी जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि जेठ जी ने अब काम छोड़ दिया है। वो तो अपनी सैलरी का 1% में नहीं देते। पूरा घर अकेले नील जी ने ही संभाल रखा है। तो ऐसे में आपके हिस्से का खाना तो नहीं बन सकता ना? याद है ना आपको, जब एक बार नील जी को सैलरी लेट मिली थी तो आपने उन्हें 2 रोटी कम दी थी। पूर्वी की बात सुनकर कविता अंदर ही अंदर जल उठती है। अब पूर्वी की बढ़ती मनमानी देखकर कविता और आनंद से रहा नहीं जाता और एक दिन कविता आनंद से कहती है, हमें इस पूर्वी का कुछ करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूर्वी एक दिन हमें इस घर से उठाकर फेंक देगी और इसे पता चल जाएगा कि मरने से पहले बाबूजी ने सारी प्रॉपर्टी दोनों भाइयों के नाम नहीं बल्कि नील और उसकी बीवी के नाम की है। कविता, तुम चिंता मत करो, मैंने वकील से बात कर ली है और प्रॉपर्टी के कागजात भी बनवा लिए हैं। अब बहुत जल्द मैं नील को अपनी बातों में फंसा लूंगा और उससे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करा लूंगा और साइन होते ही दोनों पति पत्नी को हम घर से धक्के मार कर निकाल लेंगे। आनंद और कविता पूर्वी और नील को घर से निकालने का प्लान बना लेते हैं, परंतु उसकी सारी बातें पूर्वी सुन लेती है और जब आनंद प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर नील के पास जाता है और उसे साइन करवाने लगता है, तभी पूर्वी भी वहां आ जाती है और प्रॉपर्टी के पेपर उठाकर कहती है, अरे ये कैसे दस्तावेज है? अब जेठ जी ने बनाए हैं तो कुछ काम के ही पेपर होंगे। मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना एक बार इन पेपर को पढ़ लिया जाए अपने दिल की तसल्ली के लिए। क्यों जेठ जी? हाँ, क्यों नहीं? आनंद के बोलते ही पूर्वी प्रॉपर्टी के पेपर पढ़ने लगती है और अचानक से उन पेपर्स को फाड़ देती है और अपने मोबाइल में आनंद कविता का काला चिट्ठा नील के सामने रख देती है। अब नील को अपने भैया भाभी का असली रूप नजर आता है और इस तरह से पूर्वी अपने जेठ जेठानी को मजा चखाती है। जब आनंद और कविता खुद को रोड पर आता हुआ देखते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो ऐसी गिरी हुई हरकतें फिर कभी नहीं करते। नीरज और सौम्या की शादी को करीबन 3 साल हो चुके थे। दोनों की शादी उनके माता पिता की मर्जी से हुई थी और दोनों का गृहस्थ जीवन भी अच्छा ही गुजर रहा था। सौम्या हर तरह से एक आदर्श बहू और पत्नी थी। पापा जी, ये लीजिए आपकी चाय और आपकी दवाई। चलिए जल्दी से खा लीजिए, आप अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते।
अब तो मेरा इतना ध्यान रखती है बेटा कि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं लगती अपना ध्यान रखने की। इसीलिए आप शाम को पार्क जाने के बहाने गुलाब जामुन खा लेते हैं ना। मुझे सब पता है पापा जी। और वो ऐसे ही। पर तू अपनी सास को मत बताना ये बात, पता है ना कितनी गुस्से वाली है वो। ठीक है, पर पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि गुलाब जामुन नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, चल। सौम्या ने सिर्फ नाम के लिए नहीं पर दिल से अपने सास ससुर को माता पिता माना था और उनका ख्याल भी वो बिल्कुल एक बेटी की तरह रखती थी। जितना उनके खुद के बेटे को अपने माता पिता के बारे में नहीं पता था, उससे कहीं ज्यादा सौम्या अपने सास ससुर को जानती थी। अरे मेरा चश्मा कहाँ गया? नीरज को बोला था 2 दिन पहले बनवाने को। अब मैं गीता का पाठ कैसे करूं? ये लीजिए आपका चश्मा माँ जी। मैं कल बाजार गई थी ना सब्जी लेने, तो कल ही बनवा दिया था। पहन कर देखिए, सही तो है ना? अरे वाह, ये तो पुराने वाले से भी अच्छा है। और मैंने ना इसमें चेन भी डलवा दिया है। अब बार बार आपको चश्मा ढूंढना नहीं पड़ेगा। पर ये तो मैंने नीरज से कहा था बनवाने को, वो भूल गया क्या? अरे माँ जी, उन्हें ऑफिस का इतना काम होता है, कितना थक जाते हैं, इसलिए मैं ही बनवा लाई। सौम्या अपने सास ससुर के साथ अपनी छोटी ननद रुचि को भी बहुत प्यार करती थी और रुचि भी सौम्या को एक बड़ी बहन की तरह मानती थी, इसलिए अपने दिल की हर बात वो उससे ही बताती। एक दिन जब सौम्या रसोई में खाना बना रही थी, तभी रुचि उसके पास आती है। भाभी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। अरे क्या हुआ? थोड़ी परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? वो भाभी, मेरी सारी सहेलियाँ एक कंप्यूटर का कोर्स कर रही है। मुझे भी बहुत इच्छा है वो कोर्स सीखने की। ये तो अच्छी बात है कि तू सीखना चाहती है। पर मुझे भैया से बात करने में डर लग रहा है भाभी। अरे कोई बात नहीं, आजा हम दोनों साथ में बात करते हैं। अभी ना वो अखबार ही पढ़ रहे होंगे कमरे में। सौम्या रुचि के साथ चाय लेकर नीरज से बात करने आती है, पर रुचि और सौम्या की बात सुनकर नीरज उन पर गुस्सा होने लगता है। मेरे पास फालतू पैसे नहीं है रुचि। पहले ही घर के खर्चे, माँ और पिताजी की दवाइयाँ, तेरी पढ़ाई का खर्च, और ऊपर से तुझे ये फालतू के कोर्स भी करने हैं। अरे पर ये कोर्स काफ़ी अच्छा कंप्यूटर कोर्स है, इससे रुचि बहुत कुछ सीख पाएगी और उसकी सारी सहेलियाँ भी तो जा रही हैं। प्लीज़ मना मत कीजिए ना। तुमने ही बिगाड़ कर रखा है इसे। मैं कोई पैसा नहीं देने वाला। मेरा टिफिन रेडी कर दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नीरज रुचि और सौम्या को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। बेचारी रुचि का तो जैसे मन ही उदास हो गया था। सौम्या से ये देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो रुचि को रसोई घर में ले आई और चावल के डिब्बे में कुछ ढूंढने लगी। भाभी, आप क्या कर रही हैं? अरे रुक जा, तुझे ना एक जादू दिखाती हूँ। सौम्या चावल के डब्बे से कुछ पैसे बाहर निकालती है। ये ले और जा जल्दी से अपने कोर्स की फीस भर दे। भाभी, ये आपके पास कहाँ से आए? अरे कुछ नहीं, घर के खर्चे में से कुछ पैसे मैं बचा लेती हूँ, बस वही है ये। मुझे खुशी है कि आज ये तेरे काम आ रहे हैं। पर भाभी, ये तो आपकी सेविंग्स है, मैं कैसे? तू भी तो मेरी ही है ना? हाँ चल अभी ज्यादा सोच मत और अपनी सहेलियों को बता दे कि तू भी उनके साथ आ रही है। थैंक यू भाभी। जहां एक तरफ सौम्या सबका ख्याल रख रही थी, सबको प्यार दे रही थी, वहीं नीरज का बर्ताव सौम्या के प्रति अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो बात बात पर उस पर गुस्सा करता, उसे खरी खोटी सुनाता और तो और अब वो उसके साथ वक्त भी नहीं बिताता था। एक दिन सौम्या घर पर नीरज का इंतजार कर रही है। कहाँ रह गया ये नीरज? उसे पता है आज बहू ने उसके लिए व्रत रखा है, फिर भी सुबह से भूखी है उसके लिए, और उसे अपनी पत्नी की कोई चिंता ही नहीं। शायद किसी काम में फंस गए होंगे, बस आते ही होंगे। सौम्या बहुत देर तक नीरज का इंतजार करती रही, पर वो नहीं आया और तो और वो फोन भी नहीं उठा रहा था। बेचारी सौम्या बिना अपना व्रत खोले ही भूखे पेट इंतजार करते करते सो गई
और जब सुबह नीरज घर वापस आया, कहाँ था कल रात भर? तुझे पता था ना बहू ने तेरे लिए व्रत रखा था। बेचारी कल भूखे पेट ही सो गई। तो मैंने कहा था क्या मेरे लिए व्रत रखने को? घर में घुसते ही बस शुरू हो गए सुनाना। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए कुछ भी करने की। नहीं नहीं, आप गुस्सा मत करिए प्लीज़, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। लाइए अपना बैग मुझे दीजिए। नीरज जोर से अपना बैग सौम्या के हाथ से छुड़ाकर जमीन पर फेंक देता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, थक तो गया हूं मैं, पर इस रिश्ते से घुटन होने लगी है मुझे। अब मैं इसका बोझ और नहीं उठा सकता। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जा रहा हूं मैं आयशा के पास। मैं और वो साथ में काम करते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए नीरज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अब मैं यहां और नहीं रह सकता, बस। नीरज के शब्द जैसे सौम्या के दिल में तीर बनकर चुभ गए थे। उसकी हंसती खिलती जिंदगी एक पल में बर्बाद हो गई थी। पर नीरज को तो ना सौम्या के आंसू दिख रहे थे और ना ही अपने माता पिता की मिन्नतें। उस पर तो बस आयशा का भूत सवार था, जिसके पीछे उसने अपनी पत्नी और माता पिता तक को छोड़ दिया। सौम्या ने अपना बैग पैक किया और जैसे ही वो जाने लगी तो उसके सास, ससुर और ननद सामने खड़े रह गए। नहीं पिताजी, अब मैं यहाँ रुक कर करूँगी भी क्या? पत्नी का संसार तो पति से ही होता है ना। सौम्या बेटा, हमारे लिए तो तू ही हमारा संसार है। तू चली गई तो हम तो जैसे मर ही जाएंगे। तेरा रिश्ता नीरज से नहीं रहा तो क्या, हम तो है ना तेरे माता पिता। हाथ से तू हमारी बेटी है। भाभी मत जाइए ना हमें छोड़कर, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। सौम्या उन तीनों को नहीं छोड़ पाई। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो वहीं रहकर अपना फर्ज निभाएगी। उसने सिंदूर और मंगलसूत्र को अपने से दूर कर लिया और अपने ससुराल में बेटी बनकर रहने लगी। उसने एक नौकरी भी ढूंढ ली और रुचि को भी आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जहां एक तरफ सौम्या एक बेटी बनकर सब कुछ संभाल रही थी, वहीं दूसरी तरफ नीरज को अपनी करनी का फल मिल रहा था। आयशा, आज फिर तुम पार्टी में जा रही हो? मैं आज बहुत थक गया हूँ। कुछ देर तो बैठो मेरे साथ। मेरे पास वक्त नहीं है नीरज, खाना तुम खुद बना लेना, मैंने कुछ नहीं बनाया। और हाँ, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं सीधा सुबह ही आऊँगी। नीरज को अब धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि उसने क्या खो दिया था। इतनी ठोकर खाने के बाद उसने सोचा कि वो अपने घर वापस जाकर फिर से सब कुछ ठीक कर देगा। इसलिए एक शाम वो अपने घर वापस आया, जहाँ सब लोग साथ बैठकर चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। मुझे भी चाय मिल सकती है? आज घर का रास्ता भूल गया है क्या? मैं सब कुछ ठीक करने आया हूँ पिताजी। इतने वक्त के बाद अब क्या चाहता है हमसे तू? सौम्या, फिर से हम पहले जैसे हो जाते हैं ना। अरे भूल जाओ कि कुछ हुआ भी था। आपने मुझे क्या समझा है? मैं कोई खिलौना हूँ जिसे जब चाहा खेल दिया, जब चाहा फेंक दिया? हमारे बीच अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। तो फिर किस हक से यहाँ रह रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। ये मेरा घर है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं। ठीक है, चली जाती हूँ मैं। आई बड़ी मुझे जवाब देने वाली। सौम्या अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांध लेती है और बस जा ही रही होती है कि उसके ससुर उसके पास आते हैं और कुछ कागजात उसके हाथ में देते हैं। ये क्या है पिताजी? ये तेरा हक है बेटे। सौम्या कागजात खोलकर देखती है तो उसमें वसीयत थी जो उसके ससुर ने उसके नाम कर दी थी। आज से सब कुछ तुम्हारा है बेटे। यह घर, हमारी पुश्तैनी जमीन और जो भी हमारा है वो आज से तेरा है। पिताजी, आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं इस घर का बेटा हूँ। बेटा,
जिसने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़कर चला गया। सौम्या हमारी बेटी है। आज से ये इसका ससुराल नहीं मायका है, और आज के बाद तेरा इस घर पर कोई हक नहीं, समझा? पिताजी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए। नीरज को समझ में आ गया था कि उसकी गलती की माफ़ी अब उसे कभी नहीं मिलेगी, और उस दिन के बाद सौम्या का ससुराल अब सही मायने में उसका मायका बन चुका था, जहां वो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी।